सो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसे कि बायोलॉजी फाउंडेशन बैच में मैंने आपको जहाँ तक बताया था उसका नेक्स्ट टॉपिक आज मैं बताने वाला हूँ। ये शॉर्ट टाइप वीडियो एक तरह से आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आए। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर उठाते हो तो उसमें बायोलॉजी का पोर्शन बायोलॉजी का अधिक होता है। कि जैसे कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें बायोलॉजी का वेटेज जो है ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार से हम जो है इसको टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे यहाँ पे देखो लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है उसको मैं अभी बताता हूँ डेफिनेशन के थ्रू। तो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़िए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो टॉपिक 1, ये जो है आपका लाइसोसोम। तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि यह जो है लाइसोसोम जो है एक तरह से समझना, इसको इमेजिन करना कि जो आप मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको जो बोल पा रहा हूँ वो आप जो है उसको विजुअलाइज करना। तो अब सोचना कि रियल में आप उसको देख पा रहे हो। हालांकि वो लाइसोसोम जो होता है बॉडी के अंदर होते हैं या किस चीज़ में होते हैं वो आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने का कोशिश करना। अगर आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा लाइसोसोम क्या होते हैं। तो अब यहाँ आप समझना, यह कोशिका द्रव की जो झिल्लीदार थैलियाँ जैसी संरचना है। ये जो अब यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना कि कोशिका द्रव जो होता है ना, कोशिका द्रव की झिल्लीदार थैली जैसी संरचना इसकी होती, किसकी? तो लाइसोसोम की। अब देखो इस थैलियों की जो आकृति हमेशा एक जैसी बनी रहती है और इस थैली की जो आकृति होती है हमेशा एक जैसी बनी रहती है। यह जो है बहुरूपता, जैसे कि आप कह सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं? बहुरूपता। बहुरूपता मतलब कि इसके बहुत से रूप हैं, तो इसे जिसका बहुत से रूप होते हैं उसे बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाते हैं। इसे नोट कर लेना अच्छे से। आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे मैं समझाता हूँ। आगे का टॉपिक समझना कि लाइसोसोम जो है पौधे को, जी हाँ देखो लाइसोसोम पौधे के कोशिका के तुलना में जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये अच्छे से नोट कर लेना। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइसोसोम थैली के अंदर जो है हर प्रकार के, जैसे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या? लाइसोसोम थैली के अंदर अगर देखा जाए तो लाइसोसोम के थैली के अंदर, यहाँ पहले समझना क्या कहा जा रहा है। लाइसोसोम थैली के अंदर हर प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं और इन एंजाइमों में इतनी क्षमता होती है कि यह कोशिका द्रव एवं उसमें उपस्थित सभी जीवित संरचना का जो स्ट्रक्चर होता है उसको नष्ट कर सकता है। इसमें इतनी पावर होती है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो तुमने पढ़ा होगा या तुमने सुना होगा कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि क्यों हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगर ये फट जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक समझ लेना। तो एज इट इज़ यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे लाइसोसोम की खोज जो है सर्वप्रथम 1958 में डी डवे के द्वारा किया गया। डी डवे को इस कार्य हेतु 1974 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जो अब मैंने आपको जो नाम बताया कि लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम 1958 में यानी 1958 में डी डवे के द्वारा किया गया। डी डवे को इस प्रकार हेतु 1974 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसे नोट कर लेना। अब देखो लाइसोसोम के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। यह कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भाग को पाचक यानी कि डाइजेशन, हर कोशिका द्रव को साफ रखता है। यह जो है आवश्यकता के अनुरूप कोशिका को भी नष्ट करता है। आवश्यकता के अनुसार ये क्या करता है? कोशिका जो सेल डैमेज हो रहे हैं उसको नष्ट कर देते हैं। तो फिर से मैं तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो ये कोशिका अंगकों को टूटे फूटे यानी जो कोशिका सेल होते हैं उसको टूटे फूटे भाग को क्या करता है? ये पाचित करता है, उसको डाइजेशन कर देते हैं और कोशिका द्रव को साफ रखता है। और ये जो कोशिका द्रव्य है उसे साफ रखता है। यह जो आवश्यकता के अनुरूप कोशिका को भी नष्ट करता है। इसे नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे यह कोशिका को विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाता है। यह कोशिका को जो है विषाणु हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाता है ताकि इस पे अटैक न कर पाए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो लाइसोसोम क्या आपको समझ में आ चुका है? हाँ।
तो अब चलिए आगे समझते हैं। आगे का टॉपिक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, चलिए समझते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको थोड़ा सा जानने वाली बात है इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है शरीर में एक ऊर्जा घर कहा जाता है। इसे हम हिंदी में अगर अपनी भाषा में कहा जाए तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उससे ऊर्जा घर कहा जाता है उसको। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील है। जंतु कोशिका का यह सबसे बड़ा कोशिकांग है, और जंतु कोशिका का ये सबसे बड़ा क्या है, कोशिकांग है, इसे नोट करते रहना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली की बनी होती है और इसके भीतरी झिल्ली में अनेक उंगली, देखो यहाँ पे अंगुली जैसा देखो उभार निकला रहता है। क्या रहता है, थोड़ा सा फुला फुला सा रहता है, निकला रहता है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, इसे नोट कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली से घिरे जगह में जैसे हो गया मैट्रिक्स भरा रहता है। क्या रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है, और मैट्रिक्स में राइबोसोम होता है, डीएनए और आरएनए और एमजी यानी मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयन तथा कई एंजाइम पाए जाते हैं। और राइबोसोम में इसमें जो है 705 प्रकार के होते हैं। ये जो है कितने प्रकार के, 705 प्रकार के होते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है पौधे की कोशिका में कम तथा जंतु के कोशिका में काफ़ी ज़्यादा होती है, इसे भी नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है रिचर्ड अल्टमान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, रिचर्ड अल्टमान ने किया था। और इसका नाम जो है यहाँ देखो बायोब्लास्ट रखा। बेंडा ने इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया रखा। क्या नाम रखा, माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। चलिए यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में देख लेते हैं। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया यही संपन्न होती है तथा श्वसन के दौरान निर्मित, यहाँ पे देखो कोशिकीय श्वसन, जब सेल का जो श्वसन होता है यानी रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेटरी आप कह सकते हैं कि सांस लेते हैं, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया यहीं से संपन्न होती है जब श्वसन के दौरान निर्मित एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म समझ लेना कि जो एटीपी होते हैं ना, तो इसका होता है, ए का एडेनोसिन होता है, टी का होता है ट्राई, और पी का होता है फॉस्फेट। तो एटीपी का व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये नोट कर लेना। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा रहता है, और ये कहाँ रहता है जमा, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा रहता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले किंग सबरी ने यह बताया था कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसने बताया था, किंग सबरी ने, ये नोट करना। अब देखो यहाँ पे वारवर्ग ने कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज की, माइटोकॉन्ड्रिया में किया गया। ये भी इसका कहाँ हो गया, इसका खोज माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया। चलिए ये आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया एज इट इज़। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं लवक के बारे में। लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। अब देखो यहाँ पे लवक केवल पौधे के कोशिका में पाया जाता है। लवक जो होता है यानी प्लास्टिड जो होता है पौधे के जो प्लांट होते हैं उसके कोशिका में पाए जाते हैं। क्या, प्लास्टिड पाए जाते हैं। यह कोशिका में पाए जाने वाले सभी कोशिकांगों में बड़ा होता है। ये जो यहाँ देखो, ये कोशिका में पाए जाने वाले यानी सेल में पाए जाने वाले सभी कोशिकांगों में ये क्या होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। कौन, प्लास्टिड। अब देखो लवक में खास वर्णक यानी कि पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें खास वर्णक यानी पिगमेंट पाए जाते हैं। वर्णकों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। वर्णकों के आधार पर लवक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हरित लवक हो गया एक, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। उसी तरह वर्णी लवक हो गया जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, तथा अवर्णी लवक होता कहते हैं जिसे हम लीकोप्लास्ट कहते हैं। एज इट इज़ यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, हरित लवक जो है इसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। अब इसको देख लेते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण लवक है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक जैसे कि क्लोरोफाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है पौधे में संपन्न हो जाती है। ये भी आप नोट कर लेना। तो चलिए ये तक, यहाँ तक मैंने आपको बताया। आई होप यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखो हरित लवक में मुख्यतः हरी पत्तियों के मेसोफिल कोशिका में पाया जाता है। फिर मैं समझा देता हूँ। हरित लवक जो होता है मुख्यतः हरी पत्तियों के मेसोफिल कोशिका में पाया जाता है, और सभी कोशिका के हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर समान नहीं दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि एक कोशिका में 1 से लेकर 80 तक हरित लवक हो सकते हैं, तो जिसकी व्यास जो है 4 से 10 माइक्रोमीटर तथा मोटाई 3 से 4 माइक्रोमीटर तक होती है। तो इसे नोट कर लेना। तो चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे हरित लवक का जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन
हुआ तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार निर्धारित हुई। ये आप नोट कर लेना, मैं आगे समझा देता हूँ कि किस प्रकार निर्धारित हुआ। चलिए समझते हैं। हरित लवक जो है दोहरी चिकनी हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली में घिरी होती है। हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली में घिरी होती है और यह दोहरी झिल्ली अपरागमय झिल्ली होती है और तथा प्रोटीन से बनी होती है। किससे? प्रोटीन से बनी होती है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरलयुक्त गुहा यानी कि कैविटी को एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा में महीन झिल्लीदार संरचना को एस्ट्रोमा लिमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमिली कहते हैं। और एस्ट्रोमा लेमिलेज के बीच जो है चपटी एवं वृत्ताकार थैली एवं समूह में व्यस्त रहते हैं, जिसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। थाइलाकॉइड प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। क्या? प्रोटीन एवं लिपिड का क्या बना होता है? थाइलाकॉइड बना होता है। कॉइड। अब देखो थाइलाकॉइड के समूह जो होता है ग्रेनम कहा जाता है। थाइलाकॉइड का जो समूह होता है थाइलाकॉइड का, उसे हम ग्रेनम कहा जाता है। और थाइलाकॉइड नामक थैली में क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा अपने से थोड़ा सा, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर साइंस के स्टूडेंट हो भी तो आपको पता चला क्लोरोफिल कहाँ पे। पहले आप क्लोरोफिल को पकड़ो। अब देखो क्लोरोफिल के अंदर क्या क्या, क्लोरोफिल कहाँ पे है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? थाइलाकॉइड नामक थैली में पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल अणुओं के समूह को, और क्लोरोफिल के जो अणु होते हैं उनके समूहों को क्या बोला जाता है? क्वांटेसोम भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्वांटासोम भी कहा जाता है। अब देखो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के केंद्र है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया की केंद्र है और यह सिर्फ प्रकाश संश्लेषी पौधे में पाया जाता है। यह सिर्फ प्रकाश संश्लेषी पौधे में पाई जाती है, इसे नोट कर लेना। तो चलिए ये आपका हो गया। अब देखो लास्ट टॉपिक है अभी इसी का, वर्णी लवक क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट जिसे कहते हैं, इसे देख लेते हैं। इस रंगीन लवक, देखो इसे रंगीन लवक कहा जाता है। वर्णी मतलब कि वर्ण मतलब रंग समझ लेना, इसे वर्णी लवक कहा जाता है। और पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के लिए वर्णी लवक ही उत्तरदायी होते हैं, ये नोट कर लेना। अब देखो विभिन्न प्रकार के वर्णी लवक, जैसे गाजर का नारंगी रंग, हल्दी का पीला रंग। अब देखो गाजर का नारंगी रंग जो है केरोटीन के कारण होता है, ये नोट करना, याद करने वाला है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हल्दी का पीला रंग जो होता है ये जेंथोफिल के कारण होता है। क्यों होता है हल्दी का पीला रंग? तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे पपीते का पीला रंग जो होता है, पपीते का पीला रंग होता है केरिका जेंथिन के वजह से। अब टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के वजह से होता है। अब सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के वजह से होता है सेब का लाल रंग। अब देखो यहाँ पे सभी रंगों के लिए उत्तरदायी वर्णी जो वसा में जैसे घुलनशील होते हैं तथा मुख्य रूप से फूलों तथा फलों में यह पाए जाते हैं। तो एज इट इज़ यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे गौरतलब है कि हरित लवक वर्णी लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। हरित लवक वर्णी लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं तथा वर्णी लवक हरित लवक में तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं, इसे भी नोट कर लेना। अब देखो अवर्णी लवक, अवर्णी लवक यानी कि जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का कोशिश करो। जैसे कि देखो यहाँ पे यह लवक पौधे के उन भागों के कोशिका में पाया जाता है जो कि सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाता है, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। जैसे कि जड़ हो गया, जड़ में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। और भूमिगत तना हो गया जो भूमि के अंदर है, जैसे आलू प्याज में, यह लवक मुख्य रूप से पाई जाती है। तो कौन सा लवक? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है वहाँ पे। और यह लवक, यहाँ देखो यह लवक विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का संग्रह करती है। यह लवक विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का संग्रह करती है और यह लवक कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के, यानी कि देखो यहाँ पे अमेलोप्लास्ट, यहाँ पे क्या लिखा है? अमेलोप्लास्ट हो गया, जैसे स्टार्च संग्रह करने वाला हो गया। उसी तरह यहाँ पे हो गया प्रोटीनोप्लास्ट। क्या हो गया? प्रोटीनोप्लास्ट, जिसे प्रोटीन संग्रह करने वाला हो गया। यहाँ पे देखो एल्यूरोप्लास्ट हो गया, यह प्रोटीन संग्रह करने वाला हो गया, ये भी नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे इलायोप्लास्ट हो गया, इलायोप्लास्ट हो गया।
तो यहाँ पे हो गया वसा संग्रह करने वाला। उसी प्रकार से वसा को पचने की क्रिया को हम जो है एमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो एज इट इज़ यहाँ तक आपका कवर मैंने कराया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जिसने पूरा वीडियो देखा होगा उसको 100% समझ में आया। तो कुछ दिन तक आपका जो क्लास था वो रुका हुआ था, जिस कारण से मैं आप वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब मैं जो है आपका कंटिन्यूसली जो है हफ्ते में 3-4 वीडियो अपलोड होंगे, और धीरे धीरे वो जो रूटीन सुधर जाने के बाद वो आगे भी बढ़ाया जाएगा। और अभी जो मैं आपको साइंस बता रहा हूँ, कुछ दिनों में हिस्ट्री बताऊंगा, और ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करा दिया है इस चैनल के माध्यम से। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।